नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेटेट के सभी तमाम परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोगों ने जेटेट के सीडीपी का जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उन सभी को स्टार्ट किया था। आज की इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे। चाहे आप 6 टू 8 का प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर 1 टू 5 का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सिलेबस सेम टू सेम है। केवल जो दूसरा चैप्टर है उसमें थोड़ा परिवर्तन है, उसको मैं करवा दूंगा। बाकी जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो सभी सेम है। तो आप सभी आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा। चाहे पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेपर 2, आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछले क्लास में हम लोगों ने विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, ये एक टॉपिक नहीं है बल्कि इसमें 2 चैप्टर को निहित किया गया है। पहला चैप्टर है आपको विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको अधिगम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों विकास की अवधारणा का अधिगम से किस प्रकार से संबंध है इसको पढ़ना है। तो हम लोगों ने विकास की अवधारणा को पढ़ चुका है पिछले क्लास में। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, विकास की अवधारणा में मैंने 10 बिंदुओं को आपको बताया था, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेटेट का या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें सीडीपी है, उसके लिए ये 10 बिंदु इनफ है और इसके बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अधिगम के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दे। इसी प्रकार जेटेट से संबंधित पूरा कोर्स को मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा दूंगा। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो यूट्यूब के चैनल है एक दो क्लास करवाते हैं उसके बाद बोल देते हैं कि पेड क्लास दीजिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और जो कंटेंट है आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी जानते हैं अधिगम के बारे में। सबसे पहला देखते हैं अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। अधिगम किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा क्या कहा गया है तथा उसके परिभाषाएं क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अधिगम का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक है। अब ये सीखना क्या है, सीखना अर्थात होता है आपके व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। इसी को कहा जाता है सीखना, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं मतलब आप कुछ सीख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं मतलब इसी को हम लोग कहते हैं अधिगम, ठीक है। तो देखिए अधिगम या फिर सीखना जो है एक बहुत ही सामान्य और आम प्रचलित प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति जो है सीखना प्रारंभ कर देता है और यह प्रक्रिया कब तक चलता है, तो जीवन पर्यंत तक चलता है। तो इस चीज को याद रखेंगे कि अधिगम की प्रक्रिया या फिर सीखने की प्रक्रिया जो है कब स्टार्ट होता है और कब तक चलता है। तो अधिगम की जो प्रक्रिया है जन्म के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है और जीवन पर्यंत तक चलता है। किसी भी प्रकार का व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग सीखना कहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना है, सभी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को हम लोग यहाँ पे सीखना नहीं कहेंगे। किस प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहेंगे, तो उन सभी को हम लोग चलिए डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, वुडवर्ड के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को सीखने की प्रक्रिया कहते हैं। इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, इससे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वुडवर्ड के अनुसार क्या है, सीखना क्या है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही हम लोग सीखना कहते हैं। उसके बाद देखिए गेट्स एवं अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को सीखना कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना या फिर अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। उसके बाद क्रोनवेक के अनुसार सीखना या फिर अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग सीखना कहते हैं। मॉर्गन और गिलीलैंड के अनुसार देखिए अधिगम या फिर सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में कुछ परिमार्जन है जो कम से कम कुछ समय के लिए प्राणी द्वारा धारण किए जाते हैं। उसके बाद जीडी ब्योज के अनुसार सीखना या फिर अधिगम इस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतों, ज्ञान एवं दृष्टिकोण अर्जित करता है जो कि सामान्य जीवन की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।
अब इतने चीज़ों को मैंने बता दिया हूबहू जिस प्रकार से उन्होंने कहा था। अब इन सारे बिंदुओं को मिलाकर जो भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, उसके आधार पर सीखने को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे और यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये 3 पॉइंट को आपको याद रखना है सीखने से संबंधित, ठीक है? जो भी परिभाषा जो मनोवैज्ञानिकों ने दिया उसी को सम्मिलित रूप से इन 3 बिंदुओं में मैंने आपके लिए बनाया है और देखिए यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, ठीक है? तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर। तो इस चीज़ को याद रखना है, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है आपका व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है? अगर इंसान का व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ पे आपको नहीं कहा गया है कि वो कुछ सीखा है। तो यहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है, कोई एक कंडीशन दिया जाएगा जहाँ पे किसी का व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब उसको हम लोग सीखना नहीं कहेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के द्वारा भी मैं आपको समझा दूँगा। देखिए दोस्तों, प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसको याद रखना है, अगर परिस्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर किसी भी प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम लोग सीखना नहीं कहेंगे। व्यवहार में परिवर्तन एक अच्छा एवं अनुकूल परिवर्तन हो सकता है या खराब एवं कुसमंजित परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है, ठीक है? छोटे बच्चे को आग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पे आग है, एक मोमबत्ती का लो यहाँ पे जल रहा है, ठीक है? मोमबत्ती रखा है, एक मोमबत्ती है यहाँ पे और यहाँ पे वो जल रहा है। बच्चा क्या करता है, इस मोमबत्ती के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता है, आग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो सबसे पहले क्या करता है, वो जिज्ञासु होता है और वो आग को पकड़ने के लिए जाता है, जबकि उसको आग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे ही वो अपना उँगली को आग के समीप ले जाता है, तो उसको उँगली में जलन होता है, चाहे चाहे जलने का महसूस होता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये जो आग है, ये बहुत ही हमारे लिए खतरनाक होता है, इससे हमें डैमेज हो सकता है, जिसके कारण वो फिर से आग के समीप नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए वो उसने क्या किया, उसने अपने व्यवहार के द्वारा आग के बारे में सीखा कि इसे आग बोलते हैं और आग हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, जिसके कारण आग के पास हमें नहीं जाना है। ठीक है? तो आग के बारे में उसने सीखा, जिसके कारण उसका व्यवहार में परिवर्तन हुआ। क्या व्यवहार में परिवर्तन हुआ? उसका व्यवहार में ये परिवर्तन हुआ कि अब वो आगे से आग ध्यान रखेगा और आग के समीप अपना उँगली को नहीं ले जाएगा। तो यही चीज़ है, सीखना जो है व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, व्यवहार में परिवर्तन जो है अभ्यास या फिर अनुभूति के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसी एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा कि व्यवहार में जो उसका परिवर्तन हुआ वो कैसे हुआ? वो खुद उँगली को अपने आग के समीप ले गया, जिसके कारण उसको अनुभूति हुआ, जलन का अनुभूति हुआ, उसी से उसको समझ में आया कि भाई आग जो है हमारे लिए खतरनाक है। तो देखिए व्यवहार में जो परिवर्तन होता है अभ्यास या फिर अनुभूति के परिणाम स्वरूप होता है। तो इनको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आपका कि व्यवहार में परिवर्तन, कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, क्या किसके परिणाम स्वरूप होता है, तो यहाँ पे देखिए अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। The change in behavior occurs as a function of practice and experience। सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अभ्यास और अनुभूति के परिणाम स्वरूप ही होता है, ठीक है? उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखना है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो देखिए व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। मान लेते हैं कोई एक बच्चा है, ठीक है? वो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है? कोई एक बच्चा है, वो साइकिल चलाना यहाँ पे सीख रहा है। वो बहुत बार गिरता है, पड़ता है, लेकिन अंत तक क्या करता है, वो साइकिल चलाना सीख लेता है और जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो फिर उसे जल्दी नहीं भूलता है। मान लेते हैं कोई बच्चा एक साइकिल चलाना सीख गया है, बहुत दिनों तक साइकिल चलाया, फिर वो साइकिल चलाना छोड़ दिया।
बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, बहुत साल तक भी वो अगर साइकिल चलाना छोड़ देता है और अचानक से कभी साइकिल को पकड़ लेता है, तो ऐसा नहीं है कि वो साइकिल चलाना एकदम ही भूल गया है। थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करेगा तो फिर से वो पहले जैसा साइकिल चलाता था, अभी भी साइकिल चला लेगा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। व्यवहार में जो परिवर्तन होता है अल्पकालिक होता है, ठीक है, अस्थायी होता है, स्थायी होता है, इस प्रकार के ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, सीखने के स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको स्थायी परिवर्तन कहते हैं। तो ऊपर दी गई परिभाषाओं में इस बात को विशेष रूप से बल डाला गया है कि सीखने में जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसमें हम लोग स्थायी परिवर्तन को देखते हैं। तो ये 3 बिंदु आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैंने बता दिया है। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे विकास की अवधारणा से संबंधित 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदुओं को पढ़ाया था, वैसे अधिगम से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदुओं को पढ़ाएंगे और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अधिगम से संबंधित पहला बिंदु हम लोग को यही देखना है, अधिगम का अर्थ क्या है और परिभाषा, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ चुका है, ठीक है। अब दूसरा बिंदु को और आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग का अधिगम से संबंधित याद रखना है। दूसरा टॉपिक है ये अधिगम की प्रकृति, ठीक है। अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृति क्या होता है, चलिए उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अधिगम जो है एक मानसिक क्रिया है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अधिगम क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति व्यवहारों द्वारा होती है, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में दो तत्व निहित होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिगम के प्रक्रिया में अर्थात कि सीखने के दौरान दो तत्व निहित होते हैं। कौन कौन सा, एक तो परिपक्वता, दूसरा है पूर्व अनुभव, ठीक है। पहले आपका पूर्व अनुभव आता है, उसके बाद परिपक्वता आता है। अर्थात कि जब एक बालक अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करके सीखना प्रारंभ करता है तो उसमें परिपक्वता आता है, ठीक है। अधिगम पूर्व अनुभवों द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। अधिगम की क्रिया जीवन में सादा और सर्वत्र चलती रहती है। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों से लाभ उठाता है। वातावरण के प्रति जो उपयुक्तता प्रतिक्रिया होती है वही अधिगम होता है। पॉइंट्स के थ्रू हम लोग समझते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अधिगम की प्रकृति में पहला जो बिंदु है आपको जानना है, अधिगम की प्रक्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। दूसरा देखिए, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो कुछ समय तक बनी रहती है और अगर अलोप हो जाए तो भी व्यक्ति द्वारा कुछ प्रयासों के पश्चात उसे फिर परिवर्तन हो सकती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वो कुछ समय तक बनी रहती है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कोई एक बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको स्कूल में क्या सिखाया जाता है, उसको स्कूल में ये सिखाया जाता है कि सूरज जो है पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है। ये सिखाया जाता है कि सूर्य जो है वो कहाँ पे, पूर्व दिशा में उगता है। तो बच्चा जब तक ये सुना है, जब तक खुद से अनुभव नहीं करता है या फिर जब तक बड़े क्लासों में वो नहीं उठता है, उसको कोई नहीं बताता है, उसको यही लगता है, वो सुबह देखता है, उठता है, उसको लगता है कि सूरज जो है पूर्व दिशा से उगता है, ठीक है, और पश्चिम दिशा में जाकर के डूब जाता है। लेकिन जैसे ही वो बड़े क्लासों में पढ़ने लग जाएगा, ठीक है, आगे उसको पता चलेगा कि सूर्य जो है कभी उगता ही नहीं है, ठीक है। सूर्य क्या करता है, सूर्य कभी उगता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है, बल्कि जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। पृथ्वी हमारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य कभी उगता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज कैसे हुआ, जब उसको टीचर ने छोटा में उसको बताया था कि सूर्य जो है पूरब दिशा में उगता है, तो उसका व्यवहार में परिवर्तन हुआ। वो समझ गया कि चलो सूर्य पूरब दिशा में उगता है, तो वो कुछ समय के लिए बना रहा, उसका उस वो माइंड में कुछ समय तक बना रहा कि सूर्य पूरब दिशा की ओर उगता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति आगे उच्च कक्षाओं में जाता है तो उसको पता चलता है कि सूरज जो है वो उगता नहीं है, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो व्यवहार में परिवर्तन पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। तो व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वो उसके पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। अधिगम द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो बाह्य रूप से दिखाई देने वाला या न दिखाई देने वाला हो सकता है, ठीक है। देखिए
ये इम्पोर्टेंट बिंदु है कि अधिगम में जो भी व्यवहार में परिवर्तन होता है वो बाहरी रूप से दिख भी सकता है या फिर नहीं भी दिख सकता है। जरूरी नहीं है वो कि बाह्य रूप से दिखे, ठीक है। उसके आचरण में बाह्य रूप से कैसे दिखेगा, मान लेते हैं कोई अगर अच्छी चीजें सीखते हैं तो आचरण में उसका परिवर्तन आता है, ठीक है। डॉक्टर का पहनावा और आप एक प्रकार से देखिए, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या फिर जो कोर्ट में काम करते हैं या फिर जो आर्मी में जाते हैं, उनका आचरण, उनका पहनावा एक किसान के आचरण या फिर पहनावे से अलग होता है। तो इस प्रकार बाह्य रूप से दिख भी सकता है, लेकिन हो सकता है बाह्य रूप से नहीं भी दिखे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बाह्य रूप से दिखे, कुछ कुछ परिवर्तन अपने अंदर होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो बाह्य रूप से दिख भी सकता है या फिर नहीं भी दिख सकता है। पांचवा पॉइंट देखिए, अधिगम द्वारा हुए व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन में परिपक्वता, नासावृत्ति, थकान तथा मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अधिगम में जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को ही हम लोग अधिगम कहें, ठीक है। जो अच्छे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, उसी को हम लोग अधिगम कहेंगे। ऐसा नहीं है कि नशावृत्ति कोई माने शराब पीना शुरू कर दिया, उसके भी व्यवहार में परिवर्तन होगा तो उसको भी अधिगम कहेंगे। इसको हम लोग अधिगम नहीं कहेंगे। थकान, इसको अधिगम नहीं कहेंगे। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, ये सभी जो है अधिगम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। एक बार व्यवहार में परिवर्तन होने के पश्चात नवीन परिस्थितियों में उस परिवर्तित व्यवहार का संशोधन हो सकता है। अभी इस चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि व्यवहार में अगर परिवर्तन हो जाता है, ये क्वेश्चन देखिए इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। मान लेते हैं क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्यवहार में एक बार परिवर्तन हो गया है, तो क्या व्यवहार में नवीन परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में फिर से परिवर्तन हो सकता है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें आपका आंसर क्या होगा कि नवीन परिस्थितियों के अनुसार, जिस प्रकार नवीन परिस्थितियां आएगी उस अनुसार व्यवहार में परिवर्तन का संशोधन यहाँ पे जो है संभव है, ठीक है। इसको याद रखना है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति के ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र में व्यवहार का विकासात्मक परिवर्तन होता है। अधिगम व्यक्ति में सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार पैदा कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, अधिगम जरूरी नहीं है कि सामाजिक व्यवहार ही पैदा करे, ठीक है। अधिगम में असामाजिक व्यवहार भी पैदा कर सकता है, ठीक है। बहुत लोग सीख के अपने आप को, ऐसा नहीं है पढ़ लिख के अधिगम माने शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं, तो बहुत कोई अपने समाज में रहना चाहते हैं, समाज में जो भी चीज़ें हैं उन सबको पालन करना चाहते हैं। कोई बहुत अधिक सीख जाते हैं, उन वो समाज से ऊपर अपने आप को सोचने लग जाते हैं। उनको लगता है कि हम तो सब कुछ जान गए हैं, समाज में जो भी नियम बने हुए हैं या फिर समाज में जो भी चीज़ें चलते हैं, जो भी संस्कृतियाँ हैं, ये सब फालतू का है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति जो अधिगम प्राप्त कर लिया है वो सामाजिक ही हो, असामाजिक दोनों प्रकार के व्यवहार यहाँ पे पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अधिगम की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है, मान लेते हैं ऑप्शन दे दिया गया है सामाजिक, सामाजिक, दूसरा दे दिया है असामाजिक, असामाजिक, और तीसरा दे दिया है दोनों। इस प्रकार से मान लीजिए दे दिया गया है। तो आपको तो देख के लगेगा भाई अधिगम तो व्यवहार में परिवर्तन है और ये सामाजिक परिवर्तन है, तो सामाजिक परिवर्तन को आप टिक करके आ जाएंगे और वहीं आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अधिगम की जो प्रक्रिया है ये सामाजिक और असामाजिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोनों। अधिगम त्रुटि रहित और त्रुटिपूर्ण हो सकता है। तो देखिए, अधिगम जो है त्रुटि रहित भी हो सकता है, अर्थात कि इसमें त्रुटि नहीं भी हो सकता है, या फिर त्रुटि भी हो सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा दूसरा पॉइंट में, अधिगम की प्रकृति, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या विशेषताएं हैं? तीसरा पॉइंट ये हम लोग का होगा अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला जो पॉइंट है, अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषताओं के बारे में सबसे पहला विशेषता क्या है, अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। वही एग्जाम्पल दिया गया है, एक शिशु जिसका आग के बारे में कुछ भी पूर्व अनुभव नहीं है, वो आग की तरफ उत्सुकता से बढ़ता है, वो आग को पकड़ने का प्रयास करता है जिससे वो जलन अनुभव करता है।
और इस अनुभव के आधार पर दोबारा वह आग को पकड़ने का प्रयास नहीं करता है। तो इस प्रकार देखिए व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि स्थायी परिवर्तन होता है। संपूर्ण जीवन ही अधिगम है। तो अधिगम क्या है? संपूर्ण जो आपका जीवन है वही अधिगम है, क्योंकि एक व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक वातावरण के साथ-साथ सक्रिय अंतर्क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप वह जीवन पर्यंत अधिगम करता है। ठीक है? उसके बाद देखिए अधिगम के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि अधिगम द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है? देखिए इस एग्जाम्पल के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा कर चुके हैं। व्यक्ति ने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया, कई वर्षों तक नहीं चलाई, फिर भी वो थोड़े अभ्यास के फलस्वरूप साइकिल पुनः चला सकता है। यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट है, अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। व्यक्ति हर हालत में अपने वातावरण में समायोजित होने का प्रयास करता है, जिसके फलस्वरूप अपने व्यवहार में संशोधन, नए व्यवहार को ग्रहण करना, ताकि वह अपने समायोजन व्यवस्था में रह सके। ठीक है? एक्चुअली में अधिगम होता क्या है? आप उन्हीं चीज़ों को ये आप एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, आप उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं जो कि आपको इस वातावरण में या फिर आपको सामाजिक वातावरण में रहने के लिए या फिर समायोजन करने के लिए ज़रूरी होता है। एक व्यक्ति जो कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है, वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई इसलिए करता है क्योंकि उसको अच्छी जगह प्लेसमेंट मिले और प्लेसमेंट मिलने के पश्चात वो अपने जो लाइफ़स्टाइल है उसको सुधार पाए, समाज में अपने आप को अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर पाए। या फिर कोई एक समस्या है, एक साइंटिस्ट है, कोई एक समस्या उत्पन्न हुआ है, उस समस्या का समाधान करने के लिए वो उस चीज़ के बारे में अधिगम करता है, उस चीज़ के बारे में सीखता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अधिगम क्या है? एक समायोजन की प्रक्रिया है। हर हाल में इंसान क्या करता है? वातावरण में समायोजित करने के लिए अधिगम करता है। ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में बनेंगे कैसे, ठीक है? ये सब पढ़ने में बहुत थ्योरी ऐसा लग रहा है कि चलो हिस्ट्री जैसा ये सब तो चीज़ें हम आराम से पढ़ लेंगे, ये सब हम लोग सक जाएँगे। लेकिन वहाँ पे 4 जब ऑप्शन दे दिए जाएँगे तब आप कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि कौन-सा ऑप्शन सही है और कौन-सा ऑप्शन गलत है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा अधिगम के निम्नलिखित में से कौन-सा अधिगम की विशेषताएँ हैं? वहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट दे दिए जाएँगे, एक आपको अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है? और ये पूछा जाएगा कि अधिगम की कौन-सी विशेषता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अधिगम की कौन-सी विशेषता नहीं है, ठीक है? और 3 ऑप्शन आपको करेक्ट दिए जाएँगे और 1 ऑप्शन अलग दिया जाएगा जो कि अधिगम की विशेषता नहीं होती है। और उन्हीं ऑप्शंस में ये लिखा रहेगा कि अधिगम क्या है? संपूर्ण जीवन ही अधिगम है। दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं ये दिया जाएगा, अधिगम के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होता है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है, ठीक है? और तीसरा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन में कोई दूसरा चीज़ दे दिया जाएगा जो कि अधिगम की विशेषता नहीं होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन्स आते हैं, इसीलिए अधिगम की ये सारी जो विशेषताएँ हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। देखिए पहला जो 5वां जो यहाँ पे विशेषता है वो है अधिगम की प्रक्रिया सार्वभौमिक होता है। प्रत्येक जीवित प्राणी अधिगम करता है, मनुष्य में अधिगम की क्षमता सर्वाधिक होती है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही अधिगम करता है, बल्कि इस धरती पे जितने भी जीव हैं वो अधिगम करते हैं और कुछ न कुछ अपने दैनिक जीवन में सीखते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये सार्वभौमिक है अर्थात कि सभी कोई अधिगम की प्रक्रिया करते हैं। तो अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, ठीक है? अधिगम एक व्यक्तिगत कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही सीखने की प्रक्रिया से होकर निकलता है, परंतु व्यक्ति सामाजिक वातावरण में रहकर भी बहुत अच्छे से सीखता है, ठीक है? तो अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है? व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है, ठीक है? वो खुद से भी पढ़ के सीखता है या फिर वातावरण से भी या फिर आस-पास के जो सामाजिक वातावरण है, सामाजिक लोग हैं, आस-पास के जो उनके जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाते हैं। उसके बाद देखिए अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम द्वारा व्यक्ति निरंतर विकास करता है। हर अवस्था पर व्यक्ति अपने भविष्य के लिए विकास के लिए लक्ष्य बनाता है, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो अधिगम क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम को प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा जा सकता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए अधिगम को प्रत्यक्ष रूप में देखा जा भी सकता है या फिर नहीं भी जा सकता। यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा-सा अच्छे से सुधार लीजिएगा। देखिए अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से कभी-कभी देखा जा सकता है, लेकिन कभी-कभी नहीं भी देखा जा सकता है। अधिगम के बारे में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वो व्यवहार में परिवर्तन आप एक प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में परिवर्तन दिख भी सकता है या फिर नहीं भी दिख सकता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है?
उसके बाद अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है। सीखने में सफलता निश्चित उद्देश्यों की परिस्थितियों में ही संभव है। सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है। बिना बुद्धि या विवेक के सीखने की प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से नहीं हो सकता है। अधिगम क्या है? स्थानांतरणीय है, अर्थात कि अधिगम को नए ज्ञान के साथ बदला जा सकता है। उसके बाद 11वां पॉइंट है, अधिगम उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक पक्ष में संबंधित है। मानव जो कुछ सीखता है उसका क्षेत्र ज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक होता है, क्योंकि वो ज्ञान का संग्रह करता है, भावनाओं को ग्रहण करता है तथा क्रियाओं को करने के लिए दक्षता हासिल करता है। तो ये सभी विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ा अधिगम के। ये तीसरा पॉइंट है अधिगम का। तो याद रखेंगे अधिगम की विशेषताओं में इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। संपूर्ण जीवन ही अधिगम है। अधिगम के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वो स्थायी होता है। अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है, सार्वभौमिक होता है, सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों होता है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम को प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप में देखा जा सकता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है। अधिगम जो है स्थानांतरणीय होती है या फिर परिवर्तनीय होती है। अधिगम उत्तेजना तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध दर्शाता है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक पक्ष में संबंधित है। यह 12 पॉइंट जो है अधिगम की विशेषता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम लोगों ने थर्ड टॉपिक में पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ टॉपिक जो कि है अधिगम के प्रकार। ये फोर्थ टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिगम के जो हम लोग बिंदु पढ़ रहे हैं ये फोर्थ टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे देखिए अधिगम के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, उसको मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है अधिगम के क्षेत्र के आधार पर अधिगम के जो प्रकार हैं, या फिर अधिगम प्रक्रिया में घटित होने वाले जो दशाएं हैं उनके आधार पर अधिगम। और हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे अधिगम के कठिनाई स्तर के आधार पर अधिगम। ठीक है, तो पहला हम लोग जानते हैं अधिगम के क्षेत्र के आधार पर अधिगम के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए अधिगम के क्षेत्र के आधार पर याद रखेंगे अधिगम के जो क्षेत्र होते हैं उसके आधार पर अधिगम को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा? संवेदन गति अधिगम, सेंसरी मोटर लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। दूसरा है गामक अधिगम, जिनके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है मोटर लर्निंग। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है बौद्धिक अधिगम या फिर इंटेलेक्चुअल लर्निंग। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 बिंदुओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, सीटेट में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिगम को क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, फिर से मैं कह दे रहा हूँ। एक तो संवेदन गति अधिगम, सेंसरी मोटर लर्निंग। दूसरा है गामक अधिगम, मोटर लर्निंग। और तीसरा है बौद्धिक अधिगम या फिर इंटेलेक्चुअल लर्निंग। ठीक है, तो संवेदन गति अधिगम, सेंसरी मोटर लर्निंग। ठीक है, इसमें 3 स्टेप होता है। 3 स्टेप होता है, कौन कौन सा 3 स्टेप? पहला है ज्ञानात्मक, अर्थात कि ज्ञान को अर्जन करना, दृढ़ीकरण, उस ज्ञान का यूज करना, उसका अभ्यास करना। उसके बाद तीसरा है स्वचालित स्थिति या फिर ऑटोनोमस फेज, जब ज्ञान ग्रहण हो जाएगा, जब अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे तो वो ऑटोनोमस फेज में चल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संवेदन गति अधिगम में 3 स्टेप कौन कौन सा है। पहला है ज्ञानात्मक, अर्थात कि कोई भी नया ज्ञान का आप अर्जन करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई एक छोटा बालक है, वो शुरू शुरू में साइकिल चलाना सीखता है, तो जो उसको सिखा रहा है वो कंसेप्ट को बताता है कि देखो ऐसे करके तुमको हैंडल माने पकड़ना है, ऐसे करके तुमको पैडल मारना है। तो वो उसको ज्ञान देता है, अर्थात कि कॉग्निटिव फेज में है, मतलब उसको इनिशियल फेज में जो ज्ञान देता है उसी को कहते हैं कॉग्निटिव फेज, उसको कहते हैं ज्ञानात्मक। दूसरा है दृढ़ीकरण, अर्थात कि वो बच्चा जब कॉग्निटिव फेज से ऊपर चल जाता है तो देखिए दृढ़ीकरण होता है, फिक्सेशन होता है, अर्थात कि उसको कंसेप्ट के बारे में पूरा पता चल जाए, पूरा पता चल गया कि वो कैसे हैंडल पकड़ना है, कैसे पैडल मारना है। वो फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वो चलाना सीखता है और थोड़ा थोड़ा वो अभ्यास करना सीखता है और डेली डेली अभ्यास करता है। और जैसे ही अभ्यास उसका पूरा हो जाता है वो स्वचालित स्थिति ऑटोनोमस फेज में आ जाता है। इस चरण में उसको फिर से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ऑटोनोमस फेज हो जाता है, अर्थात कि वो कभी भी साइकिल कहीं भी पकड़ लेता है, उसको फिर तुरंत से बैठ करके वो आराम
आराम से चलाना शुरू कर देता है, वो उधर सोचे चाहे ना सोचे, ठीक है? यही कंसेप्ट आप बाइक चलाने में लगा सकते हैं, यही कंसेप्ट आप कार चलाने में लगा सकते हैं। कोई अगर कोई बाइक चलाना सीख रहा है या फिर कार चलाना सीख रहा है, तो सबसे पहले जो थ्योरी होता है, ठीक है? ज्ञानात्मक अनुभव कॉग्निटिव फेज़ में वो सभी चीज़ों को सीखता है, कैसे क्या काम करता है। उसके बाद वो उसका अभ्यास करता है, दृढ़ीकरण होता है, फिक्सेशन होता है, उसके बाद स्वचालित स्थिति अर्थात कि ऑटोनोमस फेज़ में चल जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, संवेदन गति अधिनियम इसके अंतर्गत आता है, सेंसरी मोटर लर्निंग। तो सेंसरी मोटर लर्निंग इसी को कहा जाता है, ठीक है? इस अधिगम में कौशल अर्जन संबंधी ज्ञान आता है और व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रकार की कुशलता अर्जित की जाती है। इसी को हम लोग संवेदी गति अधिगम या फिर सेंसरी मोटर लर्निंग कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है हमारा अधिगम के क्षेत्र के आधार पर, तो उसको हम लोग गामक अधिगम कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मोटर लर्निंग, ठीक है? इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, सूक्ष्म गतिक और स्थूल गतिक परिवर्तन, ठीक है? अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, ठीक है? स्थूल गतिक हम लोग पढ़े थे, स्थूल गतिक और दूसरा हम लोग पढ़े थे, पहला स्थूल गतिक और दूसरा हम लोग पढ़े थे सूक्ष्म गतिक, ठीक है? सूक्ष्म गतिक। तो गामक अधिगम में बालक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में शरीर के अंगों का संचालन एवं गति पर नियंत्रण करता है, ठीक है? जब एक बालक जन्म लेता है तो वो क्या करता है, उसका सबसे पहले वो जन्म लेने के बाद क्या करता है, अपना सर हिलाना शुरू करता है, फिर हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, फिर वो थोड़ा बहुत बैठना चालू करता है, फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो फिर चलना दौड़ना सीखता है। अर्थात कि उसके जो मांसपेशी हैं, बड़े मांसपेशी हैं, जैसे कि पूरे हाथ का यूज़ करना, पूरा पैर का यूज़ करना, वो स्थूल गतिक में आता है। सूक्ष्म गतिक में जब बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो फिर अपना उँगलियों का यूज़ करना शुरू कर देता है, कलम पकड़ना शुरू करता है, पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं, तो वो सूक्ष्म गतिक परिवर्तन में आ जाएगा। तो वही गामक अधिनियम के अंतर्गत इन सभी को हम लोग रखते हैं। उसके बाद बौद्धिक अधिगम इंटेलेक्चुअल लर्निंग, इसके अंतर्गत देखिए ज्ञानोपार्जन संबंधी समस्त क्रियाएं आती है जो कि निम्नलिखित है। प्रत्यक्षीकरण अधिगम, उसके बाद प्रत्यात्मक अधिगम, सहचार्यात्मक और रसानुभूतिपूर्वक अधिगम, ये सभी इंटेलेक्चुअल लर्निंग में आता है। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक करके रखिए। ये तीनों पॉइंट जो है अधिगम के प्रकार हैं, कौन कौन सा, संवेदी गमक अधिगम, उसके बाद गामक अधिगम और तीसरा बौद्धिक अधिगम इंटेलेक्चुअल लर्निंग। अब इंटेलेक्चुअल लर्निंग के अंतर्गत क्या चीज़ें आते हैं, देखिए इंटेलेक्चुअल लर्निंग में प्रत्यक्षीकरण अधिगम अर्थात कि परसेप्चुअल लर्निंग, इसमें बालक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक स्तर पर ज्ञानेंद्रियों की सहायता से संपूर्ण परिस्थितियों को देखकर व सुनकर प्रतिक्रिया करता है और सीखता है, ठीक है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रत्यक्षीकरण अधिगम अर्थात कि जो चीज़ वो देख रहा है, ठीक है? मान लेते हैं कहीं पे एक टूरिस्ट पैलेस है, वो घूमने गया है, मान लेते हैं ताजमहल को, उसने किताब में ताजमहल पढ़ा है और फिर वो ताजमहल को देखने गया है। उसके आँखों के सामने जो चीज़ है, जो प्रत्यक्ष वो ताजमहल को देख के, उनके पत्थरों को छू करके, वो अनुभव करके जो सीखता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्षीकरण अधिगम। ये इसी को हम लोग कहते हैं परसेप्चुअल लर्निंग, ठीक है? उसके बाद है प्रत्यात्मक अधिगम, कंसेप्चुअल लर्निंग। इस प्रकार के सीखने में वो तर्क, कल्पना, चिंतन, इन सभी का सहारा लेता है, ठीक है? मान लेते हैं तर्क वितर्क कर रहा है किसी के साथ, वो किसी कल्पना में कुछ चीज़ कल्पना कर रहा है कि चलो ये कंसेप्ट ऐसे, इसका डिज़ाइन ऐसे होना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन होगा तो ये ऐसा अच्छा होगा, ठीक है? रॉकेट का डिज़ाइन अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ब्लास्ट नहीं करता। तो ये कंसेप्चुअल लर्निंग है, अर्थात कि वो कल्पना, तर्क या फिर चिंतन का यूज़ करके सीख रहा है। तो उसको हम लोग प्रत्यात्मक अधिगम या फिर कंसेप्चुअल लर्निंग कहेंगे। सहचार्यात्मक या फिर एसोसिएटिव लर्निंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रत्यात्मक अधिगम इसी अधिगम की सहायता से उत्पन्न होते हैं। इस अधिगम प्रकार में स्मृति के अंतर्गत आता है, ये स्मृति के अंतर्गत एसोसिएटिव लर्निंग आता है। उसके बाद रसानुभूति पूर्वक अधिगम, इसमें क्या होता है, एप्रिसिएशन लर्निंग। इस प्रकार के सीखने में बालक में संवेगात्मक या फिर भावुकतापूर्ण वर्णन या फिर घटना से प्रभावित होकर मूल्यांकन करने के पश्चात गुण दोष विवेचना करने के पश्चात सौंदर्य बोध की क्षमता आ जाती है, ठीक है?
जब बालक में संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं या फिर भावपूर्ण वो माने खुद से किसी चीज़ को देख कर के भावात्मक हो जाता है, फिर उसके अंदर सीखने की इच्छा जो है जागृत होती है और उसी का मूल्यांकन करके वो कुछ सीखता है, उसी को हम लोग रसानुभूतिपूर्वक अधिगम कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल लर्निंग में ये 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है? तो ये पहला हम लोगों ने पढ़ा, अधिगम के प्रकार में हम लोगों ने पहला देख रहे थे, अधिगम के क्षेत्र में क्षेत्र के आधार पर अधिगम के प्रकार, जो कि 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, संवेदी अधिगम, गामक अधिगम और इंटेलेक्चुअल बौद्धित्व बौद्धिक अधिगम। उसके बाद हम लोग अधिगम प्रक्रिया में घटित होने वाले दशाओं के आधार पर अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है? अधिगम प्रक्रिया में घटित होने वाले जो दशाएं हैं, उसके आधार पर अधिगम के जो प्रकार हैं, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए, इसमें जो भी प्रकार हैं, मुख्य रूप से 8 प्रकार हैं, इनको हम लोग देखेंगे। अधिगम प्रक्रिया में घटित होने वाले जो अधिगम की दशाएं हैं, इसमें मुख्य रूप से 8 है, तो इनको हम लोग देखेंगे क्या-क्या प्रकार यहाँ पे आते हैं। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं स्मृति अधिगम, ठीक है? अधिगम के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे अधिगम का दूसरा प्रकार हम लोग देख रहे हैं, अधिगम प्रक्रिया में घटित होने वाले दशाओं के आधार पर अधिगम के प्रकार। इसमें स्मृति अधिगम पहला है, स्मृति अधिगम, इसमें 8 प्रकार आते हैं। स्मृति अधिगम में क्या है, इस प्रकार के अधिगम में बालक अर्थपूर्ण तथ्यों और स्मृति को धारण करता है, यंत्रवत तरीके से तथ्यों को याद करता है, ठीक है? स्मृति अधिगम जैसे कि पता चल रहा है, इसमें बच्चा क्या करता है, स्मृति के आधार पर तथ्यों को यंत्रवत तरीके से तथ्यों को याद करता है। चिंतन स्तर अधिगम, ठीक है? जहाँ पे बच्चा स्वयं से सोच करके समस्या का समाधान करता है और उसी समस्या समाधान हेतु जो तथ्य होते हैं और जो नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं, उनको सीखता है। तो इसी को हम लोग चिंतन स्तर अधिगम कहते हैं। तीसरा आता है समझ स्तर अधिगम। इस अधिगम में बालक तथ्यों का बोध करता है, उन्हें समझने का प्रयास करता है, विभिन्न तथ्यों में अंतर करता है और उसका वर्गीकरण करता है और इन सब प्रोसेस में जो स्मृति का स्थायी अंग बन जाता है और बालक अपने अनुभव के द्वारा सीखता है, जिसको हम लोग समझ स्तर का अधिगम कहते हैं। अर्थात कि बालक स्वयं से समझ के जो अधिगम करता है, उसी को समझ स्तर का अधिगम कहते हैं। उसके बाद सरल अधिगम, बालक जब स्वतः ही स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, कुछ सीखता है, तो उसे स्वतंत्र अधिगम कहते हैं। स्वायत्त अधिगम, इस प्रकार के अधिगम में बालक प्राकृतिक रूप से सीखता है, वह अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर समस्याओं का विश्लेषण कर उन्हें सुलझाता है। उसके आकस्मिक अधिगम, कुछ-कुछ ऐसे परिस्थितियाँ होती है जो कि आकस्मिक अनायास ही घटित हो जाते हैं और उस घटना के आधार पर जो यहाँ पे कर्ता होता है या फिर जो बालक होता है, उसके आधार पर जो अधिगम प्राप्त करता है, उसको आकस्मिक अधिगम कहते हैं। उसके बाद कठिन अधिगम से संगठित एवं जटिल प्रक्रियाओं को जो सीखता है, उसको हम लोग कठिन अधिगम के अंतर्गत लाते हैं। उद्देश्यपूर्ण अधिगम, किसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर के जानबूझ के कोई शिक्षा प्राप्त करना, उसको उद्देश्यपूर्ण अधिगम कहते हैं। जैसे कि आप अगर टीचर बनना चाह रहे हैं, वो टीचर का सिलेबस को ध्यान में रख कर के आप अध्ययन करते हैं, उसका ज्ञानार्जन करते हैं, तो उसको उद्देश्यपूर्ण अधिगम कहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको बायोलॉजी पढ़ना है, तो वो डॉक्टर के सिलेबस को, डॉक्टर के एमबीबीएस का जो तैयारी होता है, उसमें जो भी चीज़ें उनको सीखना पड़ता है, उसको ध्यान में रख कर के वो सीखता है, तो ऐसे अध्ययन को हम लोग उद्देश्यपूर्ण अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा। मान लेते हैं आपका क्वेश्चन सरल अधिगम से क्वेश्चन बनता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बालक स्वतः ही स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और कुछ सीखता है। ये अधिगम के किस प्रकार में आता है, ठीक है? आपके ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, समझ स्तर का अधिगम, चिंतन स्तर का अधिगम, स्मृति स्तर का अधिगम या फिर सरल अधिगम। तो आपका आंसर होना चाहिए सरल अधिगम। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि एक प्रकार का अधिगम है जिसमें बालक प्राकृतिक रूप से सीखता है, वह अपनी अंतर्दृष्टि के आधार पर समस्याओं का विश्लेषण करता है और उन्हें समझता है। ये अधिगम के किस प्रकार में आता है और यहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आकस्मिक अधिगम, कठिन अधिगम, समझ स्तर अधिगम या फिर स्वायत्त अधिगम।
तो आपका आंसर हो जाएगा स्वायत्त अधिगम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए अधिगम के जितने भी प्रकार है उनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा। मान लेते हैं क्वेश्चन बनता है एक प्रकार का अधिगम जिसमें अनायास ही घटित या फिर आकस्मिक घटित होने वाले घटना के आधार पर बालक सीखता है, तो वह अधिगम के किस प्रकार में आता है? तो वह अधिगम के आकस्मिक अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है। कठिन संगठित चीजों या फिर जटिल प्रक्रियाओं को बालक सीखता है, तो वो किस प्रकार का अधिगम है? तो वो कठिन अधिगम है। ठीक है। अगर बालक किसी सिलेबस को ध्यान में रख करके या फिर किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके कुछ सीखता है, तो उसे हम लोग उद्देश्यपूर्ण अधिगम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उद्देश्यपूर्ण अधिगम होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये अधिगम के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे, अधिगम प्रक्रिया में घटित होने वाली दशाओं के आधार पर। ठीक है। अब हम लोग का लास्ट प्रकार जो है कठिनाई के स्तर पर जो अधिगम के प्रकार है उनको देखते हैं। ठीक है। इसमें 8 प्रकार है और ये आठों प्रकार किनके द्वारा दिया गया है? गेने के अनुसार दिया गया है। गेने एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ही ये 8 प्रकार दिए हैं कठिनाई के स्तर पर। वो कौन कौन सा है? सांकेतिक अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, शाब्दिक सहचार्य अधिगम, श्रृंखला अधिगम, विभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार के अधिगम है जो कठिनाई के स्तर पर अधिगम के प्रकार हैं। ठीक है। तो देखिए पहला है सांकेतिक अधिगम, सिग्नल लर्निंग। यह एक प्रकार का रूढ़िगत अनुकूलन है जिसमें एक संकेत विषय से अधिगम होता है, जैसे पावलो के प्रयोग अनुसार घंटी रूपी उद्दीपक से लार स्रावित की अनुक्रिया का उद्घटन होना। जैसे कि सांकेतिक अधिगम किसी प्रकार का एक संकेत विशेष में जो अधिगम होता है उसको हम लोग सांकेतिक अधिगम कहते हैं। पावलो में एक एग्जाम्पल दिया गया है, पावलो के द्वारा एक माने एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसी का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो वो हो गया सांकेतिक अधिगम। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। इस प्रकार के अधिगम में बालक किसी विभेदकारी उद्दीपक के प्रति एक एक सही अनुक्रिया सीख लेता है और ये थॉर्नडाइक के बिल्ली के प्रयोग को समझाया जा सकता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इस सब चीज़ों को आपको याद रखना है कि थॉर्नडाइक के बिल्ली का प्रयोग जो है अधिगम के किस प्रकार को दर्शाता है? तो उद्दीपक अनुक्रिया का अधिगम को दर्शाता है। ठीक है। उसके बाद शाब्दिक साहचर्य अधिगम, शाब्दिक संयोजन, शाब्दिक श्रृंखलाओं का जो अध्ययन होता है या फिर जो सीखता है उसी को शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहते हैं। श्रृंखला अधिगम अर्थात कि एक एक करके जो भी श्रृंखलाओं में सीखता है उसको श्रृंखला या फिर चेन लर्निंग कहते हैं। इस प्रकार का अधिगम में अलग अलग उद्दीपक अनुक्रियाओं के मध्य एक समायोजन स्थापित होता है तथा उसके मध्य संबंध स्थापित कर संबंधों की एक श्रृंखला बन जाती है, उसी को श्रृंखला अधिगम कहते हैं। उसके बाद विभेदीकरण अधिगम, एक अधिगम के अंतर्गत बालक भिन्न भिन्न उद्दीपकों के द्वारा अनुकूलन के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुक्रिया करना सीख जाता है और इसमें जैसे उद्दीपकों में भेद करना सीख जाता है उसी के अनुसार जो वो सीखता है उसी को हम लोग विभेदीकरण अधिगम कहते हैं। ठीक है। विभेदीकरण अधिगम अर्थात कि दो चीजों को वो विभेद करके जो सीखता है उसी को हम लोग विभेदीकरण अधिगम कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, बच्चा गाय, ठीक है, गाय और बैल ये दोनों ही चीज़ों को देखता है, दोनों एक ही जैसा दिखता है, तो उसे पता कैसे चलेगा कौन सा गाय है और कौन सा बैल है? ठीक है। लेकिन वो जब उनके एक माने छोटे-छोटे चीज़ों को वो ध्यान में रखता है, जैसे कि बैल के सींग बड़े-बड़े होते हैं, गाय के सींग छोटे होते हैं, चाहे ना नहीं होते हैं, या फिर यहाँ पे बैल को जोतने के लिए यूज़ किया जाता है, गाय को माने दुग्ध उत्पादन में यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को वो विभेद करता है, मतलब उसमें अंतर देखता है कि कौन-कौन सा किसमें अंतर है और उसी प्रकार वो गाय और बैल के बारे में सीख जाता है। तो इस प्रकार के अधिगम को विभेदीकरण अधिगम कहते हैं। संप्रत्यय अधिगम या फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, यह अधिगम विभेदन पर आधारित है। इस अधिगम में बालक में उद्दीपकों के प्रत्ययों के अनुसार अनुक्रिया करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है। संप्रत्यय कंसेप्ट लर्निंग, कोई एक कंसेप्ट उसको मिल गया उसी के अनुसार वो कुछ सीख रहा है तो उसको हम लोग संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। नियम अधिगम, रूल लर्निंग, इस अधिगम
को महाप्रत्यय अधिगम भी कहा जाता है, जिसमें नियम की शाब्दिक रूप में भी अभिव्यक्ति संभव है। इस अधिगम में बालक द्वारा विचारों का समायोजन किया जाता है। उसके बाद समस्या समाधान अधिगम, कोई बच्चा माने कोई समस्या रहता है उसका समाधान करके जो सीखता है उसको हम लोग समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। तो ये 8 प्रकार का अधिगम है जो कठिनाई स्तर के आधार पर गेने के द्वारा बांटा गया है। कौन कौन सा? सांकेतिक अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, श्रृंखला अधिगम, विभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, तो ये अधिगम के प्रकार में हम लोगों ने इन सभी चीजों को पढ़ा। अब चलिए अधिगम में आगे बढ़ते हैं और ये अधिगम का 5वां पॉइंट होगा। ठीक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? इसमें मुख्य रूप से 3 कारक पढ़ेंगे। पहला है परीक्षार्थी या फिर शिक्षार्थी या फिर बालक संबंधी अधिकार, दूसरा शिक्षक संबंधी अधिकार, ठीक है, शिक्षक संबंधी अधिकार, और तीसरा वातावरण संबंधी अधिकार। ये 3 कारक हम लोग पढ़ेंगे जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अधिगम को प्रभावित करने के कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कारक है शिक्षार्थी संबंधी कारक या फिर बालक संबंधी कारक। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया या फिर अधिगम को क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि प्रभावित करते हैं, उसमें पहला फैक्टर है शिक्षार्थी संबंधी अधिगम। तो बालक जो है स्वयं अपना अधिगम को डिसाइड करता है। बालक किसी भी सीखने की प्रक्रिया का दूरी है, अर्थात कि बालक खुद चाहेगा तो सीखेगा, खुद नहीं चाहेगा तो नहीं सीखेगा। कोई कोई बालक ऐसा होता है उसको अच्छी तरीके से आप सिखाना चाहते हैं, बचपन से ही उसको पढ़ा रहे हैं, फिर भी वो सीखना ही नहीं चाहता है, तो आप कुछ भी कर ले वो नहीं सीखेगा। ठीक है, तो बालक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का आधार है, इसलिए किसी भी स्तर पर बालक के प्रति अज्ञानता सीखने की प्रक्रिया को व्यर्थ व कोरी कल्पना कर देता है। ठीक है, अर्थात कि अगर बालक अज्ञान है, वो नहीं सीखना चाहता, तो आपका जितने भी प्रयास है उसको सिखाने के वो नहीं सीखेगा। ठीक, इसलिए अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि बालक की रुचियां, आवश्यकता, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का पूर्ण ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बालक के जो रुचियाँ हैं, उनकी जो आवश्यकताएँ हैं, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएँ हैं, उनका ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद बुद्धि। बुद्धि सीखने को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, इसको हम सामान्य कक्षा में अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि स्तर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं, कुछ बच्चों को सीखने में समय लगता है, तो बुद्धि जो है सीखने को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है। आयु, ठीक है, आयु भी अधिगम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप 6-7 क्लास के स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आयु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन से आयु में शिक्षक को बच्चों को क्या शिक्षा देना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए आयु भी बच्चों के सीखने को प्रभावित करता है। उसके बाद सीखने की इच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, सीखने की इच्छा सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी किसी बच्चों में सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो तुरंत से चीज़ों को सीख लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों में सीखने की इच्छा नहीं होता है, घर का प्रेशर के कारण वो पढ़ता है, माँ बाप डांटते हैं, टीचर डांटते हैं, या फिर मार खाने के डर से भी वो सीखता है। तो सीखने की इच्छा जो है बच्चों के अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद मार्गदर्शन, ठीक है, शिक्षक का मार्गदर्शन, माता-पिता का मार्गदर्शन बच्चों के सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जिस प्रकार से उसे मार्गदर्शन मिलता है उसी प्रकार से वो सीखता है। शैक्षिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी बच्चों के परिवार के लोग उसका पृष्ठभूमि पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनके परिवार के लोग, तो उनको पढ़ने में सहूलियत होती है। ऐसा नहीं है कि माने पृष्ठभूमि अगर अच्छा ना हो तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, लेकिन फिर भी पृष्ठभूमि अगर अच्छा रहता है तो बच्चा वहाँ पे देखिएगा ज़रूर पढ़ता है। बहुत टाइम आप देखिएगा किसी परिवार में अगर माता-पिता आईएएस है तो बच्चा भी आईएएस का प्रिपरेशन करता है। किसी परिवार में अगर माता-पिता डॉक्टर हैं तो बच्चे भी डॉक्टर वाले लाइन में ही जाते हैं। 100% नहीं होता है, लेकिन अधिकतर केसेस में ये सही देखने को मिलता है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का शिक्षा में बहुत ज़्यादा योगदान होते हैं। कोई भी अर्थपूर्ण अधिगम अभिप्रेरणा के अभाव में नहीं हो सकता है। ठीक है,
तो अभिप्रेरणा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी आपको शिक्षा में प्रभाव डालते हैं। बालक का स्वास्थ्य भी सीखने में अधिगम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर बालक का स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो वो जल्दी चीज़ों को सीख लेता है। एक कुपोषित, विकलांग अधिगमकर्ता अपनी समझ क्षमताओं के अनुसार अधिगम करने में असफल होता है, जबकि बालक जो संवेगात्मक रूप से संतुलन नहीं है, वो भी चीज़ों को नहीं सीख पाता है उतना जल्दी। सीखने में बालक की रुचि, दृष्टिकोण, अवधान, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर अधिगम से संबंधित होता है। ठीक है? बालक की मनोवृत्ति अनुकूल या फिर सकारात्मक मनोवृत्ति सफलता पाने के लिए आवश्यक है। तो बालक का मनोवृत्ति बहुत अधिक ज़रूरी होता है, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो ये 9 पॉइंट याद रखना है आपको। शिक्षार्थी संबंधी कारक में आपको 9 पॉइंट याद रखना है कि कौन-कौन सा पॉइंट है जो कि बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन-कौन सा ऐसे बिंदु है जो कि बालक के अधिगम को प्रभावित करते हैं, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो शिक्षार्थी से संबंधित कारक है और वो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षार्थी से संबंधित अधिगम कौन-कौन से हैं? बालक स्वयं हो गया, उसके बाद बालक का बुद्धि, आयु, बालक की सीखने की इच्छा, बालक का मार्गदर्शन किस प्रकार से है, शैक्षिक पृष्ठभूमि उसका कैसा है, अभिप्रेरणा किस प्रकार से उसको मिल रहा है, बालक का स्वास्थ्य कैसा है, बालक की मनोवृत्ति कैसी है, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों का आपको याद रखना है। उसके बाद शिक्षक संबंधी कारक, हम लोगों ने बालक संबंधी कारक पढ़े। ऐसा नहीं है कि सीखने की जो आपकी कारक हैं, अर्थात कि अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो केवल बालक पे ही डिपेंड करते हैं, बल्कि शिक्षक पे भी डिपेंड करता है। उसमें पहला आता है शिक्षक का व्यवहार, ठीक है? शिक्षक के व्यवहार का भी छात्रों के अधिगम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई शिक्षक बहुत ही मित्रवत व्यवहार करता है, छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है, तो निश्चय ही छात्रों में अधिगम प्रभावी तरीके से होता है, क्योंकि वह शिक्षक को अपने मित्र की तरह मानते हैं। भयमुक्त वातावरण में लोग समस्याओं को शिक्षक के सामने रखते हैं और उनका मार्गदर्शन लेते हैं और उसी अनुसार वो काम करते हैं। भयमुक्त वातावरण में शिक्षा जो है बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसीलिए अधिगम को प्रभावित शिक्षक भी करते हैं, शिक्षक का व्यवहार भी करता है, ठीक है? शिक्षक का विषय का ज्ञान, ऐसा नहीं है कि शिक्षक बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, मित्र जैसा वो बिहेवियर भी कर रहा है, लेकिन शिक्षक का ज्ञान ही ना हो, ठीक है? वो पढ़ा रहा है मैथ के बारे में और वहाँ पे भाषण दे रहा है फिलोसॉफी के बारे में, तो वहाँ पे कोई काम नहीं है। जिस विषय में वो पढ़ा रहा है, उस विषय का ज्ञान भी होना आवश्यक है, ठीक है? तो शिक्षक का अपने विषय में विस्तृत ज्ञान, अनुभव आदि शिक्षा अधिगमकर्ता को अधिगम के लिए प्रेरित करता है, ठीक है? और क्षमता से संबंधित है। तो याद रखेंगे छात्रों की योग्यता, रुचि, आयु आदि को अनुकूल बनाने के लिए शिक्षक का प्रभावी होना आवश्यक है। तो शिक्षक का विषय में ज्ञान भी पकड़ भी होना आवश्यक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे एक ही जैसा सीखते हैं। वो क्लास में लेक्चर दे दिए, किसको समझ में आ रहा है, किनको नहीं समझ में आ रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर ऐसे शिक्षक का पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? शिक्षक के से अपेक्षा रखी जाती है कि वो प्रत्येक बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान न हो तो शिक्षण अधिगम का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शिक्षण विधि, ठीक है? जिस विधि का प्रयोग कर रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा विषय संबंधी नियोजन छात्र तक पहुँचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है? मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। शिक्षा में बालक द्वारा अधिगम क्रियाएँ करवाकर उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाने का प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है? और शिक्षक का व्यक्तित्व, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा शिक्षक का व्यक्तित्व के भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो शिक्षक संबंधी कारक में हम लोगों को क्या जानना है? शिक्षक का व्यवहार, ठीक है? शिक्षक का व्यवहार क्या होता है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है, विषय का ज्ञान भी प्रभावित करता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालक के अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका होता है, या फिर शिक्षक संबंधित कौन से ऐसे कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं? जिसमें से याद रखना है शिक्षक का व्यवहार, विषय का ज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नता, शिक्षण विधि, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षक का व्यक्तित्व, ये सभी कारक जो है शिक्षक संबंधी कारक है। उसके बाद वातावरण संबंधी 2 कारक आपको याद रखना है। वातावरण संबंधी तो कक्षा कक्ष का वातावरण और सीखने का समय व थकान, ठीक है?
तो यहाँ पे देखिए कक्षा कक्ष का वातावरण, अगर कक्षा का वातावरण अच्छा है तो वहाँ पे बच्चे भी अच्छे होंगे, ठीक है। कक्षा कक्ष वह स्थान है जहाँ पे शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः क्रिया होती है और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। कक्षा कक्ष में वातावरण अधिगम अनुकूल होना चाहिए, छात्रों को बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, हवा आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जो कि अधिगम में सहायक होती है। कक्षा कक्ष में उचित स्थान पर डिस्प्ले बोर्ड लगाना चाहिए, छात्रों के लिए बोर्ड, श्यामपट्ट, दृश्य, श्राव्य साध्य में ये सभी चीज़ें होना चाहिए जो कि कक्षा कक्ष में होने से अधिगम का जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरीके से होता है। तो कक्षा कक्ष का वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। सीखने का समय व थकान, सीखने का समय भी सही होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए देखिएगा जो टाइम टेबल होता है स्कूल का टाइम टेबल, वो ज़्यादातर प्रयास किया जाता है कि मॉर्निंग के समय में जो आपके टफ सब्जेक्ट होते हैं उनको मॉर्निंग के समय में रखा जाए, ठीक है। और लंच के बाद फिर ऐसे सब्जेक्ट जैसे कि लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट को रखा जाता है ताकि बच्चे थकान महसूस ना करें, ठीक है। सीखने का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जैसे जब बच्चा विद्यालय आते हैं तब उनका मन तरोताज़ा और स्फूर्ति होता है, ठीक है, जो घंटा बीतने के साथ वो कम हो जाता है और थकान का अनुभव करते हैं। प्रातः वह सुगमता से सीखते हैं, दोपहर के बाद सीखने की क्रिया जो है मंद हो जाती है। अतः सीखने के समय के अनुरूप छात्रों के कठिन विषयों का प्रातः काल में आसान व रुचिकर विषयों को बाद में दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। तो वातावरण संबंधी ये दो कारण है, कक्षा कक्ष का वातावरण और सीखने के समय व थकान, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये चीज हम लोग पढ़ रहे थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो इसमें हम लोग 3 कारक पढ़े, कौन कौन सा? बालक संबंधी, ठीक है, बालक संबंधी कारक। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा शिक्षक संबंधी कारक और तीसरा हम लोगों ने का पढ़ा वातावरण संबंधी कारक, ठीक है। तो ये तीनों ही कारक आपको याद रखने हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अधिगम के सिद्धांत या फिर इसी को उपागम भी कहते हैं। चाहे आपका अधिगम के सिद्धांत आए या फिर उपागम का है, आपका आंसर एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो सिद्धांत कितने हैं? 4 ही सिद्धांत है, आपको याद रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके रखिए। अधिगम के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत आपको याद रखना है व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत, बिहेवियरल एसोसिएशन थ्योरीज, ठीक है। उसके बाद ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी या फिर मानवतावादी सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, और लास्ट है निमित्तवादी उपागम, कंस्ट्रक्टिविस्टिक अप्रोच, ठीक है। तो ये उपागम या फिर आपका अधिगम के सिद्धांत है। ये 4 सिद्धांत आपको याद रखना है, व्यवहारवादी सहचार्य का सिद्धांत, ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, निर्मितवादी सिद्धांत या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ये 4 अप्रोच आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। तो इसमें पहला देखिए व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत, जिसको बिहेवियरल एसोसिएशनिस्ट थ्योरीज के नाम से जाना जाता है। तो यह है व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत, ठीक है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच सहचार्य एसोसिएशन स्थापित करने के कारण होता है। व्यवहार को मापा और देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिगम के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत, जिसमें हम लोग देख पा रहे होंगे इसमें व्यवहारवादी सहचार सिद्धांत किसको कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम जो है उद्दीपक अर्थात कि स्टिमुलस और अनुक्रिया अर्थात कि रेस्पॉन्स के बीच सहचार्य एसोसिएशन का कार्य करता है और व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसको मापा और देखा जा सकता है। प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? इवान पावलो, याद रखेंगे व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत का जो प्रवर्तक थे इनका नाम याद रखना है इवान पावलो, बी एफ स्किनर, जेबी वाटसन और एडवर्ड थॉर्नडाइक। इन तीनों ही मनोवैज्ञानिक का मानना था कि अधिगम जो है व्यवहारवादी सहचार्य का सिद्धांत पे काम करता है। शिक्षा में इसका अनुप्रयोग अभ्यास, ड्रिल, पुरस्कार और दंड का प्रयोग, वांछित व्यवहार को सुदृढ़ करना, ये शिक्षा में इसका प्रयोग होता है व्यवहारवादी सहचार्य का सिद्धांत का, ठीक है। उसके बाद देखिए
ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। मुख्य विचार इसमें क्या है? अधिगम को मानसिक प्रक्रिया जैसे स्मृति, समस्या समाधान, धारणा, तर्क के रूप में देखा जाता है, जिसमें व्यक्ति सूचना को कैसे संगठित करता है, व्यवस्थित करता है और समझता है, इस पर जोर दिया जाता है। इसे गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस मनोविज्ञान का नाम, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। गेस्टाल्ट का सिद्धांत क्या है? ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। ठीक है, आगे गेस्टाल्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रमुख प्रवर्तक याद रखना है, मैक्स वेरथीमर, वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट लेविन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, शिक्षा में अनुप्रयोग इसका समस्या समाधान, कौशल का विकास, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, विषय वस्तु को पूर्ण अंश की ओर प्रस्तुत करना। तो ये ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें बेसिकली ज्ञानात्मक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो स्मृति, समस्या समाधान, धारणा, तर्क, ये सबसे जो ज्ञान आपको अर्जित होता होगा, उसको संगठित करके जो आप अधिगम करेंगे, उसी को इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। उसके बाद देखिए, मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। मुख्य विचार इसमें क्या है? अधिगम व्यक्ति की व्यक्तिगत वृद्धि, आत्मबोध और स्वतंत्र इच्छा पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे? कार्ल रोजर्स, अब्राहम मॉसले। ठीक है, तो ये मानवतावादी अप्रोच के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन कौन सा? कार्ल रोजर्स, अब्राहम मोस्ले, इसका इनका नाम याद रखना है। शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है? छात्र केंद्रित शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है, लचीला पाठ्यक्रम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, सीखने का एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए मानवतावादी सिद्धांत या फिर मानवतावादी अप्रोच का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, निर्मितावादी अप्रोच या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। मुख्य विचार इसमें क्या है? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां शिक्षार्थी अपने अनुभवों और विचारों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहा जाता है। ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि सक्रिय अन्वेषण द्वारा इसे निर्मित किया जाता है। प्रमुख प्रवर्तक कौन रहे हैं? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, सामाजिक निर्मितवाद के ये प्रतिपादक रहे हैं। और शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है? समूह कार्य को ये बढ़ावा देता है, परियोजना आधारित अधिगम, अन्वेषण द्वारा सीखना, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, ये चारों ही उपागम या फिर जो सिद्धांत है, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम की प्रकृति और प्रक्रिया को समझने में अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ा। अधिगम के सिद्धांत या फिर उपागम कितने हैं? 4 है। कौन कौन सा? व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत, दूसरा है आपका ज्ञानात्मक और क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत, तीसरा है मानवतावादी सिद्धांत और चौथा है निर्मितवादी उपागम। ठीक है, व्यवहारवादी सहचार सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कौन थे, अर्थात कि इनके मानने वाले कौन थे? इवान पावलोव, बीएफ स्किनर और जेबी वाटसन और एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये 4 मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखना है। कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि व्यवहारवादी सहचार सिद्धांत के प्रवर्तक, अर्थात कि इसको मानने वाले, ये जो सिद्धांत है इसको मानने वाले कौन कौन थे? इवान पावलोव, बीएफ स्किनर, जेबी वाटसन और एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो ये चीज याद रखना है, व्यवहारवादी सहचार्य सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, दूसरा, तीसरा है मानवतावादी सिद्धांत, दूसरा है ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठित सिद्धांत। इनके प्रवर्तक का नाम याद रखना है, वेरमिथर, कोहलर और कर्ट लेविन। ये ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तीसरा है मानवतावादी या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इनके प्रवर्तक याद रखना है, कार्ल रोजर्स, अब्राहम मोस्ले। ठीक है, और लास्ट है निर्मितावादी अर्थात कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इनके प्रवर्तक कौन कौन है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो इनको ही आपको याद रखना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एक बार फिर से डिटेल में देखते हैं। एक बार मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ, कितने पॉइंट हम लोगों ने देखा। देखिए, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध।
पहला क्लास में हम लोगों ने विकास की अवधारणा के बारे में जाना कि विकास क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने अधिगम के बारे में सभी चीज़ों को पढ़ा। अधिगम क्या है? अधिगम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी चीज़ें पढ़ने आपको क्या चीज़ें पढ़ने हैं मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको जान लीजिए कि अधिगम में हम लोगों ने किन सब बिंदुओं के बारे में जाना। तो अधिगम में सबसे पहले हम लोगों ने पहला जो बिंदु था ये अधिगम का अर्थ और परिभाषा जाना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अधिगम में उसकी जो प्रकृति है उसको जाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने अधिगम की प्रकृति को देखा, ठीक है। एक सेकंड। दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने अधिगम की प्रकृति क्या है उसको समझा। तीसरा पॉइंट में हम लोगों ने अधिगम की विशेषताओं को जाना। चौथा पॉइंट में हम लोगों ने अधिगम के प्रकार को जाना, किस प्रकार से हम लोग अधिगम को बांट सकते हैं। 3 प्रकार से बांट सकते हैं मैंने आपको बताया। अधिगम के पांचवा पॉइंट में हम लोगों ने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखा, किस प्रकार से कौन कौन से कारक जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने अधिगम के सिद्धांत को देखा, जिसमें व्यवहारवादी सहचार्य का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत और निर्मितावादी या फिर रचनात्मक सिद्धांत, ये 4 सिद्धांत हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने 6 बिंदुओं पे चर्चा किया, ठीक है। तो विकास की अवधारणा में हम लोगों ने 10 बिंदुओं पे चर्चा किया, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिगम में हम लोगों ने 6 बिंदुओं पर चर्चा किया और यही आपके लिए इनफ है किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए, जो कि अधिगम से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब और एक चीज़ है जो कि अधिगम में आपको पढ़ना है। आप जब अपना सिलेबस देखते हैं, एक सेकंड मैं आपको सिलेबस आपका दिखाता हूँ। ये आपका जब सिलेबस देखते हैं तो आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि आपने सीटेट में या फिर अन्य जो टीचिंग एग्जाम है उसमें विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा था। चाहे आप जीन पियाजी की बात करें, लॉरेंस कोहलबार्ग की बात करें, लेव वाइगोत्स्की की बात करें, या फिर एरिक एरिक्सन की बात करें, एडवर्ड थॉर्नडाइक की बात करें, ये सभी मनोवैज्ञानिक का आपको सिलेबस में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको सवाल उठता है क्या इनके बारे में पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। तो देखिए ये सभी जो आपको मनोवैज्ञानिक है वो सभी अधिगम के अंतर्गत ही आते हैं। उन्होंने जो भी सिद्धांत दिया है वो अधिगम से संबंधित सिद्धांत है। तो अधिगम के अंतर्गत ही उन सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अधिगम हमारा जो चैप्टर है वो खत्म नहीं हुआ है। अधिगम का जो बेसिक चीजें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। आगे हम लोग अधिगम में क्या पढ़ेंगे, अधिगम में आगे हम लोग जो भी मनोवैज्ञानिक है एक एक करके देखेंगे। जैसे कि जो मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे, जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसको हम लोग जानेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोहलबर्ग के बारे में, लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने क्या दिया था, संवेदी गामक अवस्था के बारे में इन्होंने बताया था। तीसरा हम लोग को पढ़ना है लेव वाइगोत्स्की के बारे में, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के बारे में हमें आगे जानना है, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। चौथा जो मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम लोग को जानना है, एरिक एरिक्सन के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, साइको सोशल थ्योरी जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थॉर्नडाइक के बारे में आपको पढ़ना है। थॉर्नडाइक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इवान पावलो के बारे में पढ़ना है, कॉलर के बारे में पढ़ना है, बीएफ स्किनर के बारे में पढ़ना है, चॉम्स्की के बारे में करना है, अल्बर्ट बंडूरा से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जेबी वाटसन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, जितने भी मनोवैज्ञानिक है जो कि अधिगम से संबंधित आपको पढ़ने हैं। लगभग समझिए 9-10 यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों के बारे में यहाँ पे आपको अध्ययन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी प्रकार आपको जेटेट से संबंधित वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलर वीडियो देखते भी हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं।
तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।